लग रहा है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर लौटाना अब तय सा हो गया है। पीपीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो तो जबरदस्त खौफ में हैं। पहले हमारा कश्मीर पे पॉलिसी क्या होता था? पहले पाकिस्तान का पॉलिसी होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। अब खान की बाद, इमरान की नाकामी के बाद, इस सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे? ये आज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की पोजीशन है। बिलावल सर, इमरान खान भी कह चुके हैं हिंदुस्तान पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में बड़ी कार्रवाई कर सकता है। तो क्या भारत की 13,297 किलोमीटर की जमीन वापस आने वाली है? इमरान खान को तो यही डर सता रहा है, लेकिन पाकिस्तान सरहद पर लाचार है। वो भारतीय सुरक्षा बलों का मुकाबला नहीं कर पा रहा। सीमा पर पाकिस्तान ने एसएसजी कमांडो नियुक्त किए हैं और दूसरी तरफ कश्मीर पर पीएम मोदी के हुंकार ने भी इमरान को चिंता में डाल दिया है। भारत ने पूरी दुनिया के सामने कश्मीर पर जिस मजबूती से पक्ष रखा है, उससे इमरान दुनिया से दुत्कारे ही जा रहे हैं और ऐसे में हर तरफ से नाउमीद हो चुके इमरान ने भारत के खिलाफ दो बड़े प्लान तैयार किए हैं। प्लान नंबर 1 और प्लान नंबर 2 के जरिए इमरान खान हिंदुस्तान से बदला लेना चाहता है। खबर की खबर यह कि भारत से 4 युद्ध हार चुका पाकिस्तान जानता है कि वो जंग के मैदान में हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, लिहाजा उसने भारत के खिलाफ नापाक साजिश रची है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का मिशन अंडर वाटर शुरू हो गया है। पाकिस्तान समंदर के रास्ते 26/11 दोहराने की साजिश में है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का मिशन अंडर वाटर। पाकिस्तान की सबसे बड़ी साजिश। समंदर के रास्ते 26/11 दोहराने की साजिश। जैश की अंडर वाटर विंग का सबसे खतरनाक प्लान। इंडियन नेवी है तैयार, आतंक पर होगा कड़ा प्रहार। समंदर में बनेगी आतंकियों की जल समाधि। जमीन से लेकर आसमान तक, सरहद से लेकर समंदर तक, पाकिस्तान हमेशा हिंद की सरजमी को टहलाने की साजिश रचता है। आतंक की खेती करने वाला पाकिस्तान भारत को लहूलुहान करने के नापाक मंसूबे पालता रहता है। कश्मीर पर बुरी तरह शिकस्त खाया पाकिस्तान अब समंदर के रास्ते हिंदुस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रच रहा है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद अपनी अंडर वाटर विंग को ट्रेनिंग दे रहा है ताकि समंदर के रास्ते बड़े हमले को अंजाम दिया जा सके। खुद नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने इसका खुलासा किया है। हमें इंटेलिजेंस ये मिला है कि जो जैश ए मोहम्मद का जो अंडर वाटर विंग है, वो जो ट्रेन कर रहे हैं इनको, ये एक चेंज है। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से ही जैश की अंडर वाटर विंग एक्टिव हो गई। आतंकी कैंपों में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। आतंकियों को पानी में सांस रोक कर रखने के गुर सिखाए जा रहे हैं। आतंकियों को यह भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे बिना थके काफी दूर तक तैरा जा सके। इसके अलावा जैश अपने आतंकवादियों को पानी में छिपने की ट्रेनिंग भी दे रहा है। हथियारों के साथ तैरने और भारतीय नौसेना से बचने की तरकीबें सिखाई जा रही हैं। जैश की साजिश है कि जिस तरह से 26 नवंबर 2008 को लश्कर के आतंकियों ने समंदर के रास्ते मुंबई में घुसपैठ की थी, उसी तरह फिर से भारत की सरजमी को दहलाया जाए। लश्कर-ए-तौयबा जिसने 26/11 को अटैक किया था मुंबई ने, ट्रेनिंग के बाद कराची के दूर उन्होंने रिटायर्ड ऑफिसर्स नेवी के उन्होंने ट्रेनिंग की थी। आए थे मुंबई 26/11, वो डिग्गी में आए थे। अब इतला मिली है कि अंडर वाटर ट्रेनिंग मिल रही है ताकि वो अंडर वाटर अटैक कर सके। लेकिन आतंकियों का यह मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा। हिंद की सरहदों के रक्षक पूरी तरह से तैयार हैं। विशाल हिंद महासागर में भारतीय नौसेना पूरी तरह से मुस्तैद है। युद्धपोत से लेकर सबमरीन तक, हवाई निगरानी से लेकर रडार तक,
हमारी समुद्री सीमाओं की कड़ी पहरेदारी की जा रही है। हम अब निगरानी रख रहे हैं और आपको दिलासा दिलाना चाहता हूं कि पूरे सतर्क रहेंगे हम और कोई भी इनका जो इरादा होगा उसको नासफल करेंगे। यानी भारत की जल सीमा में दाखिल होने वाले हर आतंकी की वहीं जल समाधि बना दी जाएगी। समंदर में ही आतंकियों को दफन कर दिया जाएगा। भारत पाकिस्तान की हर चालबाजी को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसीलिए जिसे मरना हो भारत के पहरेदारों से टक्कर ले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान का दूसरा प्लान यह है कि बांग्लादेश के रास्ते भी भारत में आतंकी घुसपैठ कराई जाए। इस्लामाबाद से आतंकी नहीं भेजे जा सकते, लिहाजा पाकिस्तान बांग्लादेश में आतंकी तैयार कर रहा है और बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों को आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है। बीएसएफ की खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई रोहिंग्या शरणार्थियों के दिलो दिमाग में भारत के खिलाफ नफरत भरने में लगे हुए हैं। बांग्लादेश में जैश का ट्रेनिंग कैंप। जैश और रोहिंग्या की नापाक जोड़ी। रोहिंग्या भड़काओ, भारत पर हमला कराओ। पाकिस्तान की एक और नापाक चाल। पाकिस्तान का ऑपरेशन रोहिंग्या। बांग्लादेश के कॉकस बाजार में बने इन रोहिंग्या शरणार्थियों को पाकिस्तान आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है। पुलवामा और उरी हमले के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद भारत के खिलाफ एक और साजिश रच रहा है। पाकिस्तान की धरती तो आतंकवादी उगल ही रही थी। पाकिस्तान ने अब ये जहर बांग्लादेश तक भी पहुंचा दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जैश बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों को मोहरा बनाकर भारत के खिलाफ भड़का रहा है। उनमें भारत विरोधी एजेंडा भर रहा है और भारत में बड़े हमले की फिराक में है। बीएसएफ की खुफिया रिपोर्ट में भारत के खिलाफ पाक की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर्स रोहिंग्या को भारत के खिलाफ उकसा रहे हैं। पाकिस्तान में बैठा जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी कमांडर साबिर अहमद बांग्लादेश के कॉकस बाजार में रोहिंग्या को ट्रेन कर भारत के खिलाफ भड़काने की फिराक में है। इंडिया न्यूज को सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि बांग्लादेश में मौजूद जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर मौलाना यूनुस हाल ही में 4 रोहिंग्या को आतंकी हमले करने की ट्रेनिंग दे चुका है। बीएसएफ के सूत्रों के मुताबिक जैश के आतंकी बांग्लादेश में हरिनमारा की पहाड़ियों में रोहिंग्या को ट्रेनिंग दे रहे हैं। भारत के खिलाफ इस साजिश में पाकिस्तान भी बराबर का हिस्सेदार है। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई जैश की मदद कर रही है। बांग्लादेश के कॉकस बाजार में इस समय लाखों रोहिंग्या शरणार्थी हैं जो म्यांमार से विस्थापित होकर यहां पहुंचे हैं। पाकिस्तान इन बेघर और बेसहारा लोगों को मोहरा बनाना चाहता है। पाकिस्तान का प्लान है कि मजहब के नाम पर रोहिंग्या मुसलमानों को भड़काया जाए। गरीब और बेसहारा रोहिंग्या शरणार्थियों को गुमराह कर आतंक के रास्ते पर ले जाए। रोहिंग्या को ट्रेनिंग देकर भारत में हमले कराए जाएं। रोहिंग्या को हथियार और विस्फोटक मुहैया कराए जाएं ताकि वो भारत में बड़े हमले को अंजाम दे सके। पाकिस्तान पिछले 2 या 3 साल से जब से रोहिंग्या म्यांमार से उखाड़ के फेंके गए 40,000 के करीब हिंदुस्तान में हैं, उनको ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान किसी प्रकार से घबराया नहीं है, चिंतित नहीं है, क्योंकि बड़े पैमाने पर हमने उनकी तमाम कोशिशों को विफल कर दिया है। पाकिस्तान के मिशन रोहिंग्या का खुलासा होने के बाद भारतीय एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। जाहिर तौर पर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ऐसे में इस रिपोर्ट के खुलासे के बाद सभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क किया गया है ताकि पाकिस्तान के किसी भी नापाक मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। कैमरामैन पंकज के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। युद्ध के मैदान में हिंदुस्तान का सामना करने में लाचार पाकिस्तान इसी तरह के हथकंडे अपना रहा है। युद्ध नहीं लड़ सकता, इसीलिए आतंकवादियों को तैयार कर रहा है। इमरान इतने बौखला गए हैं कि अब खुलेआम आतंकियों को पाल रहे हैं।
लेकिन जिस तरह से भारत ने युद्ध के मैदान में पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है, आतंकवाद के मोर्चे पर भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है। एक तरफ तो वो भारत के खिलाफ इस तरह की साजिशें रच रहा है और दूसरी तरफ उसके पाले हुए आतंकियों ने घाटी में आम लोगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले से गुज्जर समुदाय के 2 लोगों का अपहरण कर लिया। आतंकियों ने एक की हत्या कर दी जबकि दूसरा लापता है। हथियारों के बल पर आतंकियों ने अब्दुल कादिर कोहली और मंजूर अहमद को अगवा कर लिया। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद इस तरह की यह पहली वारदात है। घाटी में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं। भारत की कूटनीतिक जीत से दुनिया भर में पाकिस्तान की फजीहत हो रही है। जिन मुल्कों से इमरान खान को राहत की उम्मीद थी, भारत ने उनके हुक्मरानों की ही बोलती बंद कर दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि किसी तीसरे देश की पंचायत नहीं चलेगी। मोदी के मास्टर स्ट्रोक से इमरान के होश उड़े हुए हैं। मोदी का मास्टर स्ट्रोक, इमरान के उड़े होश। कश्मीर पर मोदी बने कूटनीति किंग। इमरान ने चीन को किया ट्रिंग ट्रिंग। इमरान कश्मीर पर हारे, अब परमाणु बम के सहारे। मैडमैन इमरान कश्मीर पर रोए। मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा। दुनिया में मैं कश्मीर का जो हालात हैं, जो पैगाम है, जो सिचुएशन है, वो मैं दुनिया में लेके जाऊंगा। कश्मीर पर इमरान गिड़गिड़ाए। सारा मकसद इसका आज की आपका खिताब का वही है कि बहुत जरूरी है कि कश्मीर के साथ दुनिया खड़ी हो या ना हो, पाकिस्तान की अवाम खड़ी हो और पाकिस्तान की हुकूमत खड़ी हो। कश्मीर पर इमरान झल्लाए। ये जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, जो ये नजरिए के ऊपर जा रहे हैं, ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास, और जो न्यूक्लियर जंग है वो कोई भी नहीं जीतेगा। लेकिन ये नहीं कि यहां भी तबाही मचेगी, ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे। लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। इमरान दुनिया के जिन नेताओं से रहम की उम्मीद लगाए बैठे थे, भारत के मास्टर स्ट्रोक ने उन्हीं की बोलती बंद कर दी है। हिंदुस्तान के शानदार प्रधानमंत्री के जानदार जवाब ने दुनिया को बता दिया है कि कश्मीर मामले पर किसी की पंचायत नहीं चलेगी। सारे इश्यूज बायलैटरल है और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं। और मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। इमरान इस कदर झल्लाए कि न्यूक्लियर अटैक की गीदड़ भपकी दे डाली। ये अगर मसला जंग 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। इमरान इस कदर झल्लाए कि न्यूक्लियर अटैक की गीदड़ भपकी दे डाली। ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार हैं दोनों मुल्कों के पास, और जो न्यूक्लियर जंग है वो कोई भी नहीं जीतेगा। लेकिन ये नहीं कि यहां भी तबाही मचेगी, ये दुनिया के ऊपर इसके असर जाएंगे। इसलिए जिम्मेदारी आज आलमी कम्युनिटी के ऊपर है, बड़े बड़े जो सुपर पावर्स हैं, बड़े मुल्क हैं, उनके ऊपर है। और दुनिया आए हमारे साथ या ना आए, पाकिस्तान तो अब हर हद तक जाएगा, हर सतह पे आखिरी सांस तक उनके साथ जाएंगे। लेकिन ये इमरान के दिल में बैठा खौफ बोल रहा है। 45 कट वाले इस वीडियो में इमरान के चेहरे पर बेबसी साफ साफ नजर आ रही थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके शब्द, उनका अंदाजे बयां किसी लुटी हुई रियासत के बादशाह के जैसा था। उन्होंने उसको भी, सेकुलरिज्म को भी खत्म कर दिया, और उन्होंने जो पैगाम दिया 5 अगस्त को, उन्होंने ये कहा कि जो हिंदुस्तान है वो सिर्फ हिंदुओं का है और बाकी सब सेकंड क्लास सिटीजन है। जल, थल और नभ में हिंदुस्तान से बहुत दूर पाकिस्तान पहले अमेरिका के सामने हाथ जोड़े खड़ा था, लेकिन मोदी ने अमेरिका को उसकी हद समझा दी। भारत से 4-4 युद्ध हार चुका पाकिस्तान मुस्लिम देशों से भीख मांग रहा था, लेकिन मुस्लिम देशों में भी मोदी मोदी हो रहा है।
हर जगह से ठुकराए गए इमरान अब चीन के सामने घुटनों पर बैठे हैं। रावलपिंडी में चीन के मिलिट्री कमीशन के उपाध्यक्ष जनरल जू किलियान के सामने पाक आर्मी चीफ ने अपना दुखड़ा रोया। लेकिन कश्मीर पर भारत के कड़े रुख से ड्रैगन भी बैकफुट पर है। चीन की चालबाजियां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी नहीं चल रही, इसीलिए तो हर जगह हार चुके इमरान बौरा गए हैं। मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा दुनिया में। मैं कश्मीर का जो हालात हैं, जो पैगाम है, जो सिचुएशन है, वो मैं दुनिया में लेके जाऊंगा, दुनिया के मीडिया पे उठाऊंगा। जिन जिन हेड्स ऑफ स्टेट से अभी तक मेरी बात हो चुकी है उन सबको मैंने आगाह किया, और आगे भी इंशाल्लाह जिन जिन से बात होगी मैं उनको सबको बताऊंगा कि कश्मीर में हो क्या रहा है और हमारा मुकाबला किससे हो रहा है। लेकिन कश्मीर का एम्बेसडर बनने का दावा करने वाले इमरान खान की पोल तो पाकिस्तान के विपक्ष ने ही खोल दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान की औकात बताते हुए कह दिया कि श्रीनगर भूल जाइए, अब तो मुजफ्फराबाद के लाले पड़े हैं। पहले हमारा कश्मीर पे पॉलिसी क्या होता था? पहले पाकिस्तान का पॉलिसी होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। अब खान की बात, इमरान की नाकामी के बाद, सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे? ये आज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की पोजीशन है। कुल मिलाकर पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। सत्ता पक्ष का तो दिमागी संतुलन हिल गया है। ट्विटर पर फेक न्यूज वॉर से लेकर न्यूक्लियर वॉर तक कुछ भी अनाप शनाप बका जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान अपनी औकात अच्छे से जानता है। वो न युद्ध के मैदान में भारत का मुकाबला कर सकता है और न ही कूटनीति के दंगल में। पीएम मोदी ने इमरान को ऐसा चित किया है कि इमरान अब खड़े नहीं हो पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस बार तो हद हो गई। मानसून के महीने में ना तो बारिश खत्म हो रही है और ना ही बाढ़। 14 राज्यों में पानी ने तबाही मचाई हुई है। आपको अगस्त के आखिरी हफ्ते में कुछ हाहाकारी तस्वीरें दिखाएंगे। उससे पहले एक ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। कैसे सेल्फी का शौक एक नौजवान के लिए जानलेवा बन गया और उसके लिए सेल्फी काल बन गई। वाटरफॉल काल बन गया और यहां अगर जरा सी देर कुछ और हो जाती तो पानी उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता। अजंता गुफा की सैर करना महंगा पड़ा। दो 200 फीट गहरे कुंड में गिरा युवक। सेल्फी लेते वक्त फिसला पैर। नीचे मौत की तरह बह रही पानी की लहरें। 200 फीट ऊपर जिंदगी की उम्मीद। रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें महाराष्ट्र के औरंगाबाद की है, जहां अजंता की गुफा के बाहर सेल्फी का शौक एक शख्स को भारी पड़ गया। युवक सेल्फी के चक्कर में 200 फीट गहरे कुंड में गिर पड़ा। गनीमत ये रही कि पुरातत्व विभाग और पुलिस की टीम ने उसे वहां से निकाल लिया। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि आखिर हुआ क्या। कुंड में झरने का पानी तेज आवाज के साथ गिर रहा था और ठीक उसके सामने ये शख्स रस्सी के सहारे हवा में लटका हुआ था। पानी की एक तेज लहर रेस्क्यू टीम की मेहनत पर पानी फेर सकती थी। नीचे करीब 200 फीट गहरी खाई, जिसमें गिरने के बाद जिंदा रहने का तो सवाल ही नहीं था। रेस्क्यू टीम अच्छे से जानती थी कि उनकी एक चूक किस आदमी की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है, इसीलिए बेहद सावधानी से रस्सी को खींचा जा रहा था। कंधों में बंधी रस्सी के सहारे ये आदमी धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। उधर पहाड़ी के पास रेस्क्यू टीम के साथ खड़े लोगों की धड़कनें भी तेज थी और मन में एक ही सवाल था, क्या इस आदमी को बचाया जा सकेगा? कुछ घंटे पहले ही मुंबई से वहां घूमने गया अशोक भाऊ साहेब होलगुंडे नाम का ये शख्स पहाड़ों पर गया था। बताया जाता है कि झरने के करीब सेल्फी लेने की कोशिश में वो अपना संतुलन गंवा बैठा और पलक झपकते ही सीधे गहरे कुंड में जा गिरा। गनीमत रही कि पानी की तेज लहर ने उसे किनारे कर दिया और उसी दौरान उसने एक बड़ी चट्टान को पकड़ लिया। अशोक होलगुंडे कुंड में करीब 2 घंटे तक फंसे रहे और वहां से निकलने के लिए आवाज लगाते रहे। गनीमत रही कि वहां से गुजर रहे लोगों ने उनकी आवाज सुन ली और पुलिस को इसकी खबर दी। पुलिस वालों के साथ पहुंची पुरातत्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचते ही काम शुरू कर दिया। एक मोटी रस्सी कुंड में नीचे फेंकी गई। रस्सी में सेफ्टी बेल्ट लगी हुई थी। अशोक ने उसे अपने कंधों से बांध लिया। इसके बाद उसे धीरे धीरे ऊपर खींचा गया। यह काम आसान नहीं था क्योंकि अशोक के झरने की चपेट में आने का डर था, लेकिन करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद अशोक को सही सलामत ऊपर खींच लिया गया। इसके बाद गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऊपर
ऊपर आने के बाद पहले तो अशोक होलगुंडे बेदम जमीन पर पड़ा रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद बोट खड़ा हुआ। गहरे कुंड के बाहर निकलने पर उसने राहत की सांस ली और उसके नाउम्मीद चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। यहां इस युवक का गहरे कुंड से सकुशल निकाल लिया जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन पुरातत्व विभाग की हिदायत को दरकिरार करना इस युवक के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, अजंता। और अब आपको दिखाते हैं 14 राज्यों में बाढ़ की हाहाकारी तस्वीरें, जिनकी वजह से जिंदगी पर बड़ा खतरा मंडराया। चौदह राज्यों में बारिश से बर्बादी। चौदह राज्यों में बाढ़ से हाहाकार। मध्य प्रदेश से तमिलनाडु तक तबाही। हिमाचल से कर्नाटक तक पानी से कोहराम। उफनते पानी में कार फंस गई। तेज पानी में बह गई कई किलो की कार। बादल फटने से आ गई तबाही। कहीं पुल पानी में डूब गया। तेज लहरों में एक बच्चा बह गया। कई फीट पानी में ट्रैक्टर फंस गया। घरों के अंदर तक जा घुसा पानी। सड़कें सैलाब बन गई। पहाड़ों पर पानी ने तबाही मचा दी। मैदान में बाढ़ से हाहाकार मच गया। अगस्त का आखिरी हफ्ता बना बाढ़ काल। मॉनसून का मातम महीना। उत्तराखंड से लेकर कर्नाटक तक तबाही मची हुई है। कई जगह घर पानी में डूब गए, कारें बह गईं, बादल फटने से गांव का गांव मलबे में दब गया। एक कार और दो सवारी, जिन पर मुसीबत भारी। तेज पानी और जिंदगी बचाने की कोशिश। जरा सी गलती मौत झपट सकती थी। सूरत से आई ये तस्वीर काफी डराने वाली।
पानी के बीचों बीच कार फंसी थी। पानी बढ़ता जा रहा था। कार में 3 लोग सवार थे। पानी का बहाव बेहद तेज था। कार सवार एक पुलिया को पार कर रहा था। इतने में तेज बारिश की वजह से पास के बांध से पानी नीचे की तरफ आया, जिसमें पुलिया डूब गई और कार फंस गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कार कैसे पानी में करीब करीब डूबने वाली है। इतने में कार में सवार महिला और ड्राइवर कार के बोनट पर खड़े हो गए। आसपास लोग जमा हो गए। दोनों को बचाने की कोशिश होने लगी। महिला ने साड़ी को रस्सी बनाकर एक सिरा दूसरी तरफ खड़े लोगों को फेंका। इस बीच में तेज लहर आती है। ड्राइवर का संतुलन बिगड़ने लगता है। वो बार बार महिला को पकड़कर बचने की कोशिश करता है। इस बीच पुलिया के एक तरफ खड़े लोग दूसरी रस्सी भी फेंक देते हैं, लेकिन जान बचाना इतना आसान नहीं है। पानी अब और तेजी से रौद्र रूप में आ रहा है। कार का बोनट पूरी तरह से डूब चुका था। बड़ी मुश्किल से लोगों ने महिला की हिम्मत बांधी, जिसके बाद महिला रस्सी को पकड़कर पानी में कूद गई और लोगों के पास जा पहुंची। फिर महिला को ऊपर की तरफ खींच लिया गया, लेकिन अभी ड्राइवर कार के बोनट पर ही था। मौत उसकी तरफ बढ़ रही थी। जैसे तैसे वो अपनी जान बचाने के लिए रस्सी को कसकर पकड़कर खड़ा था। थोड़ी देर में उसने भी हिम्मत दिखाई और पानी में कूद गया। फिर पास खड़े लोगों ने उसे पानी से बाहर खींच लिया। अब इस तस्वीर को देखिए, यहां भी पानी ने खूब तबाही मचाई। पानी के तेज बहाव में एक कार बह गई। काफी दूर तक कार खिलौने की तरह बहती दिखाई दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक कार में सवार लोग भी कार के साथ बह गए, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। तबाही की इस खौफनाक तस्वीर को देखिए। बादल फटने के बाद कैसे मलबा गांव की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। रास्ते में जो भी आया उसे साथ बहा ले गया। ऊपर की तरफ जो घर थे वो बच गए। ये टिकोची गांव में आई तबाही की तस्वीरें हैं, जब बादल फटने के बाद जल प्रलय आई। पल भर में पहाड़ों से आ रहे इस मलबे में एक इमारत ढह गई, जो गांव का इंटर कॉलेज था। इस जलजले ने पूरे टिकोची गांव को तबाह कर दिया। बैतूल में एक बाइक सवार पानी के बीच फंस गया। वो पुल पार कर रहा था। लोगों ने मना भी किया, लेकिन बीच पुल में जाकर वो तेज पानी में फंस गया। पानी में बाइक गिर गई। वो इंसान बहे जा रहा था, बाइक में अटक गया। इतने में कुछ लोग जैसे तैसे उसे किनारे लेकर आए। सोचिए, अगर थोड़ी भी देर होती तो ये इंसान पानी में बह गया होता। अशोकनगर में वाटरफॉल के पास कुछ बच्चे नहा रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि पानी अचानक से तेज हो जाएगा। उसी पानी में एक बच्चा बह गया। घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे को बचा लिया गया। गुजरात के खेड़ा में बाढ़ की वजह से करीब 32 गांव डूब गए। दरअसल पास के डैम में पानी बढ़ने से बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से करीब 15 फीट से भी ऊपर पानी जा पहुंचा। खेत, फसल, सड़कें सब डूब गए। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में पिछले 3 दिन से बारिश लगातार जारी है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं। सड़कों पर पानी भर चुका है, जिसकी वजह से गांव का संपर्क पूरी तरह शहर से कट गया। बताया जा रहा है कि हालात कुछ दिन इसी तरह रह सकते हैं। अब खरगोन की तस्वीर देखिए। यहाँ एक शख्स डैम के पास सेल्फी लेने गया। वहाँ सेल्फी के चक्कर में पानी में गिर गया। काफी देर तक युवक का कुछ पता नहीं चला। कुछ देर बाद युवक एक छोटे से पत्थर पर दिखाई दिया, जिसे बाद में रस्सी से ऊपर खींचा गया। खरगोन में कई इलाकों में बाढ़ आई हुई है। दरअसल ओंकारेश्वर बांध से पानी छोड़े जाने से पानी खरगोन की आबादी वाले इलाके में पहुंच गया। नर्मदा में पानी लगातार बढ़ रहा है और खतरा अभी तक बना से ऊपर खींचा गया। खरगोन में कई इलाकों में बाढ़ आई हुई है। दरअसल ओंकारेश्वर बांध से पानी छोड़े जाने से पानी खरगोन की आबादी वाले इलाके में पहुंच गया। नर्मदा में पानी लगातार बढ़ रहा है और खतरा अभी तक बना हुआ है। 1.76 लाख करोड़ ये राहत होंगे या ये घातक हो जाएंगे? कुछ लोग आरबीआई के फैसले को राहत बता रहे हैं तो कुछ लोग घातक। लेकिन सरकार का ये कदम इकोनॉमी की सुस्ती दूर करने के लिए है। आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर सरकार ने आरबीआई के रिजर्व खजाने को खोलने की कोशिश क्यों की है। आरबीआई के खजाने से सरकार क्यों निकाल रही है धन? मंदी की मार से उबारेगा आरबीआई का रिजर्व खजाना। मोदी सरकार ने एक झटके में क्यों लिए 1,76,000 करोड़? रिजर्व बैंक के फैसले पर क्यों मचा हाहाकार? देश में बड़ी मंदी आ चुकी है या आने वाली है?
नौकरी बचाना जरूरी या बैंक बैलेंस बचाना? बाजार बचाना जरूरी या लॉकर में पैसे रखना? दुनिया की मंदी का असर हिंदुस्तान पर दिखने का डर सताया तो सरकार एक्शन में आ गई। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ ऐलान कर डाले। वित्त मंत्री ने 700 अरब रुपए सरकारी बैंकों में डालने का भारी भरकम ऐलान कर दिया। और अब जो खबर आई है उससे इन अटकलों ने जोर पकड़ लिया है कि क्या आरबीआई के रिजर्व खजाने से सरकार मंदी के खिलाफ बड़ी जंग लड़ने की तैयारी में है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मोदी सरकार को लाभांश और सरप्लस पूंजी के तौर पर रिकॉर्ड 1,76,000 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक के पास जमा सुरक्षित पैसे के इस्तेमाल को लेकर एक बड़ा विवाद पिछले कुछ महीनों से चल रहा था। सूत्रों की माने तो तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल और उप गवर्नर विरल आचार्य ने सरकार को चेताया था कि आरबीआई में नीतिगत स्तर पर हस्तक्षेप बढ़ाने से इसके बहुत बुरे नतीजे होंगे। इन दोनों ने आरबीआई के सुरक्षित धन को हासिल करने की सरकार की कोशिश पर भी नाराजगी जाहिर की थी। विवाद बढ़ा तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जालान की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और इसी समिति ने न्यू इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की सिफारिश की। इस समिति की सिफारिशों को आरबीआई ने स्वीकार कर लिया है। आरबीआई के इस फैसले को लेकर अलग अलग तरह की राय सामने आ रही है। अर्थशास्त्रियों का एक बड़ा धड़ा यह मान रहा है कि इससे आरबीआई की विश्वसनीयता कमजोर होगी, तो वहीं कुछ अर्थशास्त्री इसे सही वक्त पर सही फैसला भी बता रहे हैं। आरबीआई को भी उसी प्रकार की एक ऑटोनॉमी दी गई और आज से नहीं, 1935 में जब से आरबीआई बनी है उस प्रकार से दी गई है। और आरबीआई जो है सरकार के सारे वित्त की जो व्यवस्था है उसको अपने साथ एक नियंत्रण में रखती है, रेगुलेट करती है और साथ ही बहुत सारे काम ऐसे करती है जिसके जरिए वो आमदनी करती है और उसी में से सरकार को भी देती है। सबसे बड़ा काम आरबीआई का है कि आरबीआई बैंकों का रेगुलेटर भी है। सियासी दलों के कुछ नेता आरबीआई और सरकार के बीच इस लेन देन पर तंज कस रहे हैं। दुनिया में कोई सेंट्रल बैंक अपने रिस्क बफर को, कॉन्टीजेंसी रिजर्व को सरकारों को नहीं देता, पर आरबीआई के बोर्ड ने जालान कमेटी की सिफारिश पर एक साथ 1,76,000 करोड़ रुपया भारत सरकार को ट्रांसफर करने का निर्णय किया। ये तमाम जो सरप्लस था आरबीआई का वो ट्रांसफर हो गया। पूरी 2018-19 की पूरी आमदनी आरबीआई की सरकार को दे दी गई। देखिए, मोदी सरकार पहली सरकार है जो आरबीआई का जो प्रॉफिट है वो 99.99% ले रही है। इससे पहले कोई भी सरकार नहीं लेती थी, 50% लेती थी। दूसरा ये है कि ये जितना भी अमाउंट है उसमें से 90,000 करोड़ तो बजट में दिखा दिया आप, यानी आपको खर्चा कर लिए। दूसरा अब बचा आपका 86,000 करोड़। अब 86,000 करोड़ में आप 70,000 करोड़ तो बैंक्स को रिफाइनेंस कर रहे, तो बचा के आपके पास एक गाजर की पुंगी है 16,000 करोड़ की। अब 16,000 करोड़ की इतना बड़ा हमारा जो देश है, आप उसमें क्या क्या करेंगे? अब सवाल ये है कि क्या मंदी ने बदल दिया है हिंदुस्तान का अर्थशास्त्र? क्या मंदी की वजह से आरबीआई ने लचीला रुख दिखाया है? क्या वाकई ये फैसला राहत बनकर आएगा या फिर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए घातक कदम साबित होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मंदी की आहट से सरकार हरकत में आ गई। इसके लिए अच्छे खासे पैकेज का ऐलान किया गया और वो पैकेज आरबीआई से लिया जा रहा है, जिस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आखिर आरबीआई का रिजर्व पैसा खत्म हो गया तो फिर क्या होगा? हम आपको बहुत सादी भाषा में समझाते हैं आखिर रिजर्व फंड होता क्या है और उसका इस्तेमाल सरकार इकोनॉमी की सुस्ती दूर करने के लिए कैसे करेगी। साथ ही ये भी बताएंगे कि इस तरह के फंड के इस्तेमाल से ना तो तंगी आएगी और ना ही कोई दूसरा खतरा मंडरा रहा है, इसलिए घबराइए मत, आपका पैसा सुरक्षित है। ये सरकार की मंदासुर के आने से पहले उसे भगाने की तैयारी है। मंदासुर के आने से पहले भागने की तैयारी। अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने को सरकार की डोज।
मंदी की आहट पर मोदी सरकार का कड़ा प्रहार। ये तो गुड न्यूज है, घबराइए मत, आपका पैसा सुरक्षित है। आरबीआई अपने खजाने इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए 1.76 लाख करोड़ दे रहा है। ऐसे में सरकार का दावा है कि हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस बीच ये भी समझना जरूरी है कि आखिर इस पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। जिस सरप्लस फंड की बात हो रही है वो कैसे और किस तक पहुंचेगा। दरअसल ये इकोनॉमी में फंड एक्सचेंज का एक चक्र है, जिसमें आरबीआई ने अपने सरप्लस फंड में से 1.76 करोड़ सरकार को दिए। अब सरकार इसे सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों को देगा। बैंक इस फंड का इस्तेमाल बाजार की हालत ठीक करने के लिए देगा, जिसमें बैंक लोन दे सकता है, जिसके बाद बाजार में तेजी आएगी, लोग पैसा खर्च करेंगे। उसके बाद आरबीआई से मिला पैसा टैक्स और ब्याज के रूप में आरबीआई के पास बैंक से होते हुए वापस चला जाएगा। यानी आरबीआई के सरप्लस फंड से ये पैसा वापस आरबीआई के पास भी पहुंच जाएगा और इकोनॉमी को रफ्तार भी मिल जाएगी। हाँ, ये अलग बात है, इस सर्कल को पूरा होने में 4 से 5 साल लग सकते हैं। Whatever be the size, small, medium, micro, nano or large, entrepreneurs of this country, we want them to, without a worry, carry on with their business. कहा जा रहा है आरबीआई के सरप्लस फंड से बाजार मजबूत हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, ये आपको समझाते हैं। आरबीआई ने सरकार को 1.76 लाख करोड़ दिया, जिसे सरकार कई तरह से इस्तेमाल कर सकती है। सबसे पहले वो जोखिम से जूझ रहे बैंकों को कुछ फंड दे सकती है, जिससे एनपीए कम हो सकता है। इसके अलावा सरकारी उपक्रमों को कुछ फंड दिया जा सकता है, जिससे नौकरी के अवसर पैदा हो सकते हैं। रियल एस्टेट को मंदी से उबारने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा निजी संस्थानों को बेल आउट पैकेज दिया जा सकता है, जिसमें प्राइवेट एयरलाइंस और ऑटो सेक्टर भी शामिल हो सकते हैं। यानी एक तरीके से सरकार सरप्लस के जरिए ऐसे टैक्स को फंड का इंजेक्शन देने जा रही है जो काफी वक्त से आर्थिक तंगी से बीमार चल रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि सरप्लस फंड आखिर होता क्या है, क्या इसकी भरपाई हो पाएगी और आरबीआई की हालत पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर सरप्लस फंड क्या होता है और आरबीआई के पास कितना पैसा होता है और कहां से ये पैसा आता है। रिजर्व बैंक के पास 4 तरह के रिजर्व फंड होते हैं। आरबीआई के 2017-18 के आंकड़ों के मुताबिक उसके पास करीब 9,60,000 करोड़ रुपए का रिजर्व है। पहला रिजर्व फंड होता है करेंसी एंड गोल्ड रिजर्व। आरबीआई के पास करीब 6.95 लाख करोड़ रुपए का मुद्रा और गोल्ड स्टॉक है। मतलब इतने रुपए के मूल्य का सोना और नोट सिक्के आरबीआई के पास है। दूसरा रिजर्व है एसेट डेवलपमेंट फंड। इस खाते में आरबीआई के पास 22,811 करोड़ रुपए हैं। तीसरा रिजर्व फंड है निवेश खाता। इस अकाउंट में 13,285 करोड़ रुपए हैं। चौथा रिजर्व फंड है कंटिंजेंसी फंड। इस खाते को आकस्मिक निधि अकाउंट बोला जाता है। ये सबसे अहम अकाउंट है। रिजर्व बैंक अपने कामकाज से जो लाभ कमाता है उसका एक हिस्सा कंटिंजेंसी फंड में जाता है। आरबीआई की कमाई का दूसरा हिस्सा सरकार को लाभांश यानी डिविडेंड के रूप में दिया जाता है। कंटिंजेंसी और डिविडेंड फंड में आरबीआई अपनी जरूरतें पूरी करने और जरूरी निवेश के बाद जो राशि बचती है वो सरप्लस फंड होती है। देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा देने के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की अभी कमी है, देश के अंदर ज्यादा हाउसिंग देने के लिए ये अमाउंट एलोकेट करना चाहती है। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.in का मानना है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। देश का पैसा अगर देश के ग्रोथ के काम आता है, रिसेशन से फाइट करने में काम आता है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। इसी फंड को आरबीआई ने सरकार को दिया, जिससे इकोनॉमी में नई जान फूंकी जा सके। अब सरकार का ये दाव कितना सफल होगा,
इसके लिए कुछ इंतजार करना होगा। आप देख रहे हैं खबर की खबर, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। सियासी हलकों में खलबली मच गई है। हिंदुस्तान के मुसलमानों में डर पैदा करने वालों के खिलाफ एक्शन की बात हो रही है। लाखों मुस्लिमों को 10-10 मिनट वाले संदेश भेजने वालों पर शिकंजा कसने की मांग हो रही है। नेशनल सिटीजन रजिस्टर यानी एनआरसी की लिस्ट को लेकर फैलाए जा रहे झूठ पर इंडिया न्यूज की चोट। घुसपैठियों पर एक्शन को मुसलमानों से जोड़ने वाले वायरल वीडियो का खुलासा। मुसलमानों में दहशत फैलाने वाले गिरोह के खिलाफ इंडिया न्यूज का ऑपरेशन। मिनट के ऑडियो के जरिए देश के मुसलमानों में नफरत और डर का जहर घोलने का काम कुछ लोग कर रहे हैं और इन्हीं लोगों के खिलाफ जारी है इंडिया न्यूज की ये मुहिम। हिंदुस्तान के हर मुसलमान को आपको साबित करना है कि आप हिंदुस्तानी हैं। आप जब साबित कर देंगे कि आप हिंदुस्तानी हैं तो ही आप हिंदुस्तान में रहेंगे, नहीं तो आपको हिंदुस्तान से बाहर निकाल दिया जाएगा। आपसे सब कुछ ले लिया जाएगा। अगर आपके नाम की जमीन है तो गवर्नमेंट उस जमीन को अपने कब्जे में ले लेगी। आपसे हिंदुस्तानी होने की सर्टिफिकेट ले ली जाएगी। जैसे 370 का हो गया, तलाक बिल का हो गया, किसी दिन में भी अनाउंसमेंट हो सकता है कि आप साबित कीजिए, जैसे असम में हुआ है। आपको डिटेंशन कैंप में रखा जाएगा। गवर्नमेंट ने इंटरनली अनाउंस कर दिया है कि बच्चे का किसी स्कूल में दाखिला नहीं हो सकता है, आप अपने घर में भी नहीं रह सकते। एनआरसी को लेकर इस प्रोपेगेंडा वीडियो की हमने पोल खोली तो सियासी हलकों में हलचल मच गई। सरकार हरकत में आ गई और इस तरह की साजिश रचने वालों के खिलाफ एजेंसियां अलर्ट हो गई। सरकार ने दो टूक कह दिया कि एनआरसी को लेकर बेवजह डरने की जरूरत नहीं है। सर, एनआरसी को लेकर के भ्रम की स्थिति है। क्या आपको लगता है कि सरकार तक भी जानकारी कि कई लोग इस तरह की भ्रम फैला रहे हैं एनआरसी को लेकर के? अगर सरकार को जानकारी कोई भ्रम नहीं है। जो लोग भ्रम फैला रहे हैं उनका भ्रम टूट जाएगा। खबर की खबर देख रहे हैं आप, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक।